Hello students, today our topic is MySQL and this is MySQL part 1. In this lecture we are going to discuss some basic commands used in MySQL. स्टूडेंट्स जैसा आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो बेसिकली पाइथन और MySQL ही है। पाइथन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, MySQL अभी आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उन सभी को या प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड जो कंटेंट होगा उसको डिस्कस करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि इसके बाद MySQL के बाद आपके प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड सभी वर्क कंप्लीट हो जाए, क्योंकि यही आपका प्रैक्टिकल है। बाकी नेटवर्किंग में और सोसाइटल इम्पैक्ट्स में कोई प्रैक्टिकल आपका है नहीं, और प्रैक्टिकल है भी तो नेटवर्किंग में बहुत बेसिक प्रैक्टिकल है, ठीक है, जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो एक तो प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड बात थी। दूसरी बात ये थी कि आपको प्रोजेक्ट भी बनाना है, और प्रोजेक्ट आपको आईपी का बनाना है। आईपी का कंप्यूटर साइंस का प्रोजेक्ट अलग होता है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में आपको कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी होती है, सॉफ्टवेयर बनाना होता है आपको। आईपी में आप जो भी आपने कुछ पढ़ा है 11th और 12th में, उसके बेसिस पर आपको करना ही होगा कि आपको उसका रियल लाइफ में या एक प्रैक्टिकल बेस्ड एक एप्लीकेशन आपको बनानी है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का एक डेटा ले लिया, उस डेटा को बेस पर अगर आप पाइथन पांडास में बना रहे हैं तो उस डेटा के ब्याह पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन उसमें से आपको निकालनी है। जैसे मान लीजिए आपने अपने स्कूल का डेटाबेस ले लिया, एक डेटा ले लिया आपने प्रीवियस 3 ईयर्स का डेटा फ्रेम बनाना है आपको, और ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं आपको इस तरीके से कि आपको ये बताना है कि पर्टिकुलर ग्रुप में, जैसे साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में, कॉमर्स में, कि रिज़ल्ट में क्या डेविएशन आया पिछले साल से। अगर हम कंपैरिजन करें एपीआई कितना बढ़ा है या कितना घटा है, उससे पहले तो आपको एपीआई निकालना होगा। और आपको उसके साथ साथ ये भी देखा होगा नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने थे, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने थे, मीन कितना था, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, ठीक है। और ये सभी ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं अपने हिसाब से। जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी जाए वो आपको उसके अकॉर्डिंग निकालना है। आप ऑब्जेक्टिव खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं, और उसके बाद उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देना है। मतलब आपको मैटप्लॉट्लिब लाइब्रेरी का यूज़ करना है, तो उस तरीके से आप एक प्रोजेक्ट अपना बना सकते हैं। कंप्लीट हो चुका है, आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं, और MySQL का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। डेटाबेस कनेक्टिविटी आपके सिलेबस में आप हटा दी गई है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई ऐप डिज़ाइन करना, तो बनाना चाहते हैं आप कोई सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए डेटाबेस कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी पाइथन के साथ। तो वो हम MySQL कंप्लीट हो जाने के बाद बताएंगे। लेकिन मेरा सजेशन ये है, चूँकि वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट का प्रोजेक्ट रहता है, तो आप उसे अवॉइड कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आईपी में जो आपके सिलेबस में है उसके बेसिस पर ही आप अपना प्रोजेक्ट प्रिपेयर करें। अब बात आती है MySQL की। तो 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके आपके सिलेबस के। पहला है पाइथन और दूसरा है MySQL। तो जो पाइथन है वो 25 मार्क्स का है, जिसमें 2 पार्ट्स हैं अगेन, पांडास और मैटप्लॉट2 लाइब्रेरी के बारे में डिस्कशन है। नमपाई पहले था, अब हटा दिया गया है नमपाई, लेकिन आपको पढ़ना है तभी भी, क्योंकि इसके कुछ फंक्शंस यूज़ होते हैं मैटप्लॉट्लिब में भी और पांडास में भी। हाँ, एक तो बात ये थी, और दूसरा ये था कि आपका पांडास वाला पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। मैटप्लॉट्लिब में बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ़ टॉपिक्स हैं, ओनली 3 टॉपिक्स हैं। लाइन चार्ट है, और आपका हिस्टोग्राम है, और इसके साथ आपका बार चार्ट है। ओनली 3 टाइप्स के चार्ट हैं। और भी चार्ट होते हैं, जैसे पाई चार्ट है, आपका स्कैटर चार्ट है, वो सिलेबस में नहीं है, पहले थे कभी, अब सिलेबस में नहीं है। तो एक थोड़ा-सा आपको ये देखना है उसका। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि जब आप आईपी पढ़ें, जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें एक बार कंफर्म कर लें कि सिलेबस का पार्ट है कि नहीं है। आप सीबीएसई की साइट से आके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कुछ डिलीटेड पोर्शंस के टॉपिक्स को भी बता रहा हूँ यहाँ पर, और उसकी एक वजह है। वजह ये है कि
वो टॉपिक कहीं न कहीं आपके जो मेन टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस के अंदर हैं, उनसे कोरिलेट करते हैं, तो उनको बताना ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम में उनसे रिलेटेड कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो आने की उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपको अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप कॉन्सेप्ट को आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये मैं बता रहा हूँ आपको। अब जैसे माइस्क्ल की अगर हम बात करें, तो अगर हम सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस में फंक्शंस दे रखे हैं, जैसे डेट एंड टाइम फंक्शंस हैं, ठीक है? इसके साथ स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, ठीक है? तो ये फंक्शंस डिफरेंट टाइप्स के एग्रीगेट फंक्शंस हैं, और ये फंक्शन आपको दे रखे हैं। तो बेसिकली जो पेपर बनेगा, आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा, वो फंक्शन बेस्ड ही बनेगा। कमांड भी है कुछ, जैसे ग्रुप बाय है, ग्रुप बाय क्लॉज़ है आपका, हैविंग क्लॉज़ है आपका, ग्रुप बाय कमांड, हैविंग क्लॉज़, ये 2 हैं आपके। बाकी नहीं है। लेकिन देखिए, अभी जब बाकी नहीं, तो आप कहेंगे सर हम अपडेट, क्रिएट ये सब क्यों पढ़ें? तो इसके लिए ये है कि अ, हमको इसके बारे में पहले से अगर समझ नहीं है, तो हम ग्रुप बाय को और हैविंग को, ये हमें डिफरेंस पता नहीं चलेगा कहाँ किस तरीके से यूज़ करना है इसको, वेयर के साथ कहाँ, वेयर और हैविंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है? और कभी-कभी क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, हैविंग पूछा जाता है तो वेयर के साथ पूछ लिया जाता है। अब आप नहीं कहेंगे वेयर सिलेबस में नहीं है, तो वो बेसिक एक कॉन्सेप्ट है, उसको पता होना चाहिए, ठीक है? तो इसी तरह से ग्रुप बाय है, तो आपको सेलेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, सेलेक्ट से पहले क्रिएट के बारे में पता होना चाहिए। तो अभी डायरेक्ट आपको नहीं पूछा जाएगा क्रिएट या फिर इंसर्ट के बारे में, सेलेक्ट के बारे में, वेयर के बारे में। लेकिन चूँकि और जो कमांड्स हैं वो आपके सिलेबस में है, तो उससे ये कोरिलेट करती हैं, तो आपको समझना होगा। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। मेन फ़ोकस जो करना है वो आपको सिलेबस में जो दे रखा है, एग्ज़ैक्टली उन्हीं टॉपिक पर फ़ोकस करना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और वो आएँगे भी। जहाँ तक सिलेबस की बात है, सिलेबस बहुत कम है, और ये बहुत अच्छी बात है एसक्यूएल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पाइथन में हमने देखा कि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा थे, ठीक है? अब तो काफ़ी रिड्यूस कर दिए गए हैं, अब तो बहुत कम टॉपिक हैं, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू एसक्यूएल टॉपिक ज़्यादा है उसके अंदर। एसक्यूएल में टॉपिक बहुत लिमिटेड है, और आपको उन्हीं लिमिटेड टॉपिक्स को तैयार करके जाना है एग्ज़ाम के लिए, और आप देखेंगे आपके अच्छे मार्क्स भी आएँगे, और बहुत कुछ ज़्यादा आपको याद भी नहीं करना। 15 टोटल कमांड्स आपको या फंक्शंस आपको लिखने हैं प्रैक्टिकल फाइल में, और वही थ्योरी में भी पूछा जाता है, वही प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है, तो ये आपके लिए एक आसान रहेगा। तो एक बात ये हो गई आपकी। दूसरा ये था कि जब आप आपका एसक्यूएल को करें, कोई भी कमांड करें या कोई फंक्शन इम्प्लीमेंट करें, तो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके ज़रूर देख लें। क्योंकि ये नोटिस किया गया कई बार कि दिखने में बहुत सिंपल लगता है, अच्छा ये तो एक ही लाइन है, इसमें तो बस ऐसा हो जाएगा, और हम उसको याद भी कर लेते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि एग्ज़ाम में हम कहीं न कहीं थोड़ी बहुत गलती मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से, और उसकी वजह से मार्क्स उनके डिडक्ट हो जाते हैं। तो अभी उसको अवॉइड आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपने इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख लिया, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि ये कमांड का क्या मतलब है, और इसको किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम के अंदर या अपने यूटिलाइज़ कर सकते हैं इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग, या जो भी कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर आया, उसके ऊपर पूछा गया, या कोई क्वेरी आई, कोई टिपिकल क्वेरी आई, तो आपको पता होगा वहाँ पर, क्योंकि क्वेरी आएँगी, आपको उसका आंसर करना होगा उसके एसक्यूएल बेस्ड, ठीक है? तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी आप कर पाओगे, और थोड़ा बहुत भी गलत हुआ तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे उसमें, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एक बार रिवाइज़ करा दें। उसके बाद कल से जो वीडियो होगा, उसमें आप देखेंगे कि जो भी इसकी फंक्शन बेस्ड डेट एंड टाइम फंक्शन से स्टार्ट करते हैं कल हम। एग्रीगेट फंक्शन आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता दूँ, तो उसमें कुछ नया नहीं है आपको पढ़ने के लिए। डेट एंड टाइम फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शन, 2 फंक्शन आपको और पढ़ने हैं इसमें। कुछ मैथ फंक्शंस भी हैं, वो ज़्यादा नहीं है, और बहुत आसान भी है। तो टोटल ओवरऑल 4 टाइप्स के फंक्शंस पढ़ने हैं, डेट एंड टाइम फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, मैथ फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन, जिसमें से आप एग्रीगेट फंक्शंस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो 11th में। और एग्रीगेट फंक्शन है ग्रुप बाय के साथ यूज़ भी होते हैं, तो वहाँ मैंने ऑलरेडी डिटेल में बताया भी था आपको। एक बार फिर पढ़ाएँगे उसको, वो एक अलग बात है, लेकिन डेट एंड टाइम फंक्शन आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, तो कल हम डेट एंड टाइम फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ बेसिक कमांड के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ताकि जब हम उन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करें, तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ, किस तरीके से ये काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपको काम करना होता है माई के अंदर, वो ये करना होगा कि आपको एक टेबल बनानी होगी, ठीक है? टेबल अगर आपके पास नहीं है, तो आप कोई भी ऑपरेशन उसमें परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले एक कमांड आती है क्रिएट टेबल।
अब यहाँ पे थोड़ा-सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको माई के बारे में। माई एक आरडीबीएमएस है, ठीक है? बीएमएस एक स्पेशल टाइप ऑफ डीबीएमएस होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? जिसके अंदर हम डेटा को मैनेज करते हैं। मैनेज का मतलब रिट्राइव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को इसके अंदर। और डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन एक आपकी सिस्टमैटिक ऑर्डर में होती है आपकी, और सिस्टमैटिक ऑर्डर में होने के साथ साथ इसमें इंटर रिलेटेड भी होती है। तो इसमें 4 वर्ड्स हैं एक्चुअली: डेटा, डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और एक और वर्ड हो गया आपका आरडीबीएमएस। उसके बारे में भी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स, फिगर, स्टैटिक्स, ये सब डेटा हो जाता है जो कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं या सॉफ्टवेयर के अंदर फीड किए जाते हैं, वो डेटा हो गया आपका, जिसका एक जो रॉ फैक्ट्स होते हैं आपके, वो आपके स्ट्रिंग हो सकती है, वही मतलब एक टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकते हैं, ठीक है? इमेज हो सकती है मे बी। तो वो डेटा हो जाएगा। अब डेटाबेस से क्या मतलब है? डेटाबेस से मतलब है कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। तो कलेक्शन है डेटा का, लेकिन जो डेटा है वो इंटर रिलेटेड है। जैसे मेरा नेम और मेरा फ़ोन नंबर, ठीक है? दोनों इंटर रिलेटेड है। मेरा नेम लिखा हुआ है लिस्ट में और उसके आगे मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, तो ये पता चल जाएगा कि ये मेरा फ़ोन नंबर है। ऐसा नहीं है कि नेम कहीं और लिखा हुआ है, नंबर कहीं और लिखा हुआ है। तो वो दोनों इंटर रिलेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम एक डेटा डिज़ाइन करते हैं, जो जिसमें एक शीट डिज़ाइन करते हैं मान लीजिए, जिसके अंदर आपका डेटा इंटर रिलेट कर रहा है आपका एक दूसरे से, तो वो एक डेटाबेस कहलाएगा। अब बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो ये जो डेटाबेस है, इसे किसी हम सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर मैनेज करें, मैनेज का मतलब रिट्राइव, अपडेट, डिलीट, अल्टर, क्रिएट, ये सब सारे ऑपरेशन अगर हम करें, तो वो कहलाता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिस्टम का मतलब यहाँ पर सॉफ्टवेयर से, और मैनेज का मतलब रिट्राइव, अपडेट, डिलीट, अल्टर, इन ऑपरेशन से है। तो डेटाबेस का मतलब है आपका इंटर रिलेटेड डेटा। तो ऐसे किसी इंटर रिलेटेड डेटा को सॉफ्टवेयर की हेल्प से अगर हम मैनेज करते हैं, मींस अपडेट, डिलीट, ये सब ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, तो वो डीबीएमएस कहलाता है। ये सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। बात आती है आरडीबीएमएस की। आरडीबीएमएस का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो इसका मतलब होता है कि डेटाबेस में जो आपका डेटा है, वो आपका एक्चुअली एक रिलेशन की फॉर्म में, रिलेशन का मतलब होता है बट टेबल की, टेबलर फॉर्म में है। तो आरडीबीएमएस में जो भी डेटा होता है टेबलर फॉर्म में होता है। सवाल ये होता है यहाँ पर, क्या किसी और फॉर्म में भी हो सकता है? आंसर है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, टेबल उनमें से एक है। तो अभी जो मॉडर्न डीबीएमएस है वो आरडीबीएमएस ही है, मतलब उसमें डेटा आपका टेबलर फॉर्म में ही मैनेज होता है, तो इसलिए उसको आरडीबीएमएस बोलते हैं। आर का मतलब है रिलेशन से, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और रिलेशन का मतलब टेबल से है। तो टेबलर फॉर्म में डेटा मैनेज होता है। डिफरेंट टेबल्स होती हैं, एक से ज़्यादा टेबल्स होती हैं। टेबल्स को हम आपस में कंबाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं उसका, ठीक है? तो इसको हम आरडीबीएमएस बोलते हैं। जनरल ये बिल्कुल सिंपलेस्ट डेफिनेशन थी, हालाँकि इतना भी सिंपल नहीं है। अगर आप डिटेल में जाएँगे तो आरडीबीएमएस में आपको पढ़ना पड़ेगा कि ईएफ कोड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और वो फॉलो किए जाते हैं आरडीबीएमएस के। अगर 7 टू 8 एक साइंटिस्ट थे, एजर एफ कोड, तो उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे आपके, 12 प्रिंसिपल्स। तो उसमें से जो 7 टू 8 फॉलो करते हैं, तो वो आपका एक आरडीबीएमएस की कैटेगरी में माना जाता है, जिसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही है कि डेटा शुड बी इन टेबलर फॉर्म। क्लियर? अब ऐसा ही एक आरडीबीएमएस है माईएसक्यूएल। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कोई और भी है क्या ऐसे आरडीबीएमएस? आंसर है हाँ, यस बिल्कुल है। एक तो माईएसक्यूएल हो गया, एक ओरेकल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, ठीक है? तो डिफरेंट आरडीबीएमएस है। अभी जो सिलेबस में पढ़ाया जाता है आपको, या तो आपको माईएसक्यूएल पढ़ाया जाता है, ओरेकल। सीएस के बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास वो ओरेकल या माईएसक्यूएल दोनों में से किसी एक को पढ़ सकते हैं। आपके सिलेबस में माईएसक्यूएल दे रखा है। तो माईएसक्यूएल इसलिए है क्योंकि एक तो फ्रीवेयर है, आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना, डाउनलोड कर सकते हैं इजीली आप इंटरनेट से इसके लिए, ठीक है? और एक बात और, ये जितने भी आरडीबीएमएस होते हैं, इनमें एक लैंग्वेज होती है जिसे डेटाबेस लैंग्वेज बोला जाता है, और इसका नाम होता है एसक्यूएल। अब एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है? एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल की जो कमांड्स होती हैं, जो फॉर्मेट होता है, वो आर डिफरेंट आरडीबीएस में डिफरेंट होता है। मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है सिंटैक्स में। तो जैसे अगर आपने माई एसक्यूएल को पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप ओरेकल समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ऑलमोस्ट
लगभग वही सब कुछ रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा आपको। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज RDBMS लैंग्वेज है आपकी, ठीक है। डेटा हम कह रहे हैं कि डेटाबेस लैंग्वेज है, और इस डेटाबेस लैंग्वेज के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, टेबल डेटा क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, सब ऑपरेशन कर सकते हैं। तो आपको एसक्यूएल पढ़ना है बेसिकली। तो माई एसक्यूएल और एसक्यूएल में डिफरेंस समझ लीजिए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। माई एसक्यूएल एक RDBMS है, एसक्यूएल एक एक डेटाबेस लैंग्वेज है जो RDBMS का पार्ट है, जो माई एसक्यूएल का पार्ट है। एक्चुअली एसक्यूएल सभी RDBMS का पार्ट होती है, चाहे वो आपका माई एसक्यूएल हो या ओरेकल हो या एसक्यूएल सर्वर हो या कोई और हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम एसक्यूएल की डिफरेंट कमांड्स देखेंगे। तो अभी एसक्यूएल के कमांड्स को भी 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला है DDL, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एसक्यूएल अगेन 3 सब लैंग्वेज में डिवाइडेड है। एसक्यूएल की फुल फॉर्म में स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और इसकी 3 सब लैंग्वेज हो गई DDL, DML और DCL। DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और DCL का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में वो सभी कमांड्स आती हैं जो डेटाबेस या टेबल क्रिएट करने के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे आपको टेबल क्रिएट करनी है, डेटाबेस क्रिएट करना है, डिलीट करना है कम्प्लीटली किसी टेबल को, ठीक है। या फिर आपको चेंज करना है। चेंज करने का मतलब है आप उसमें कोई कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं टेबल में, या पहले से एग्जिस्टिंग कोई कॉलम है उसका डेटा टाइप चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये सभी कमांड्स आती हैं आपकी DDL में। और ऐसी 3 कमांड है। पहला है आपका क्रिएट टेबल, सेकंड है आपका ड्रॉप, और थर्ड है आपका अल्टर, ठीक है। तो ये 3 कमांड्स होती हैं। तो और सेकंड था आपका DML। DML में मैक्सिमम कमांड्स आपकी एसक्यूएल की DML में आती हैं। इसे इसकी फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में मैनिपुलेट करने से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स आती हैं, मतलब आपको डेटा को चेंज करना है समहाउ। चेंज करने से मतलब है आपको चाहे वो इंसर्ट करना हो, पहले से कोई एग्जिस्टिंग डेटा उसको चेंज करना हो, डेटा आपको ऐड करना हो, ठीक है, डिलीट करना हो, या फिर डेटा को सेलेक्ट ही करना हो, तो ये सभी आपका DML में आएगा। नेक्स्ट आता है DCL। डेटा को कंट्रोल करने से रिलेटेड जो कमांड्स होती हैं वो DCL में आती हैं। इसमें 2 ही कमांड है, ग्रांट और रिवोक। तो ये आपका DCL हो गया। तो आज सबसे पहली कमांड हम पढ़ते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। आप एक बार इसको और रिवाइज कर लीजिएगा 11th की बुक से, तभी आपको, क्योंकि जहाँ 11th का पोर्शन कंप्लीट होता है वहीं से 12th का स्टार्ट होता है। दोनों सेपरेट नहीं है, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो अभी जब तक आपका 11th का टॉपिक अगर क्लियर नहीं होगा, 11th आप ऑलरेडी पास हो चुके हो, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तभी आप 12th का पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। अदरवाइज़ फिर इसमें आपको प्रॉब्लम आने लगेगी। तो पहली आज हम कमांड 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रिएट टेबल कमांड से। क्रिएट टेबल कमांड का जो ऑब्जेक्टिव है वो है टेबल को क्रिएट करना। सबसे पहला काम आप यही करेंगे, आपको कुछ भी करना है तो डेटाबेस के अंदर कि आपके पास एक टेबल होनी चाहिए। अब टेबल होनी चाहिए तो टेबल बनानी पड़ेगी, कोई आपको बनी हुई तो मिलेगी नहीं पहले से। प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं लैब के अंदर, डेटा दिया जाएगा, जो भी ऑपरेशन दिया जाएगा, तो पहले आपको टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? टेबल क्रिएट करने के लिए लिखते हैं क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल नेम। यहाँ एक बात याद रखिएगा, ये केस इनसेंसिटिव है एसक्यूएल तो इसके अंदर आप कैपिटल स्मॉल लेटर में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहली बात। दूसरी बात, लाइन चेंज करने का भी कोई फ़र्क नहीं है। आप ये सोचें कि लाइन चेंज की गई है तो इसका अपना एक मीनिंग होगा। ये सिर्फ लाइन चेंज इसीलिए की गई है ताकि आपको सिंटैक्स अच्छी तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। आप एक लाइन के अंदर भी लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर वो आपको पढ़ने में, याद करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसीलिए इसको सिंप्लीफाई किया गया है। और कोशिश कीजिएगा आप इसको एक लाइन के अंदर लिखने की और डिफरेंट लाइन के अंदर लिखने की। और दूसरी बात ये कि जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं ताकि वो नॉर्मल वर्ड्स या जो आइडेंटिफायर्स होते हैं उसके थोड़ा सा सेपरेट किया जा सके। तो ये लॉजिक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में सबसे पहले लिखते हैं आप क्रिएट, उसके बाद लिखते हैं टेबल, उसके बाद लिखते हैं टेबल का नेम। तो टेबल का नेम आप अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं। नेम अगर बड़ा है थोड़ा सा तो आप अंडरस्कोर से सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद पैरेंथेसिस का नाम, उसके बाद कॉलम का नेम, उसके बाद डेटा टाइप, और अगर उसका साइज है तो साइज़ देंगे। इसी तरीके से कॉमा लगा के आप डिफरेंट कॉलम नेम उनके डेटा टाइप और साइज़ के साथ मेंशन कर सकते हैं, जैसे भी आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। तो बेसिक जो डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं वो यूज़ होते हैं आपके, आप इंट फ्लोट तो यूज़ कर ही सकते हैं, साथ साथ आप कैर वैर कर यूज़ कर सकते हैं,
और डेट के लिए DATE डेट यूज़ होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनरल स्टूडेंट इसे कम यूज़ करते हैं अपनी टेबल क्रिएट करते समय। पर चूँकि आपको डेट एंड टाइम फंक्शन यूज़ करना है तो अब मेरा ये सजेशन है कि आप एक कॉलम डेट का ज़रूर ऐड कीजिएगा, ठीक है? तो जब आप डेट के कॉलम को ऐड करके एक टेबल बनाएँगे तो जब ऑपरेशन परफ़ॉर्म होंगे डिफरेंट डेट एंड टाइम के फंक्शंस जब आप करोगे तो आपको आसानी रहेगी वहाँ पर। नहीं तो दोबारा से आपको टेबल एक और बनानी पड़ेगी। तो ये इसका सिंटैक्स है और लास्ट में फिर सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब होता है कि यहाँ ये स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गया आपका। अब और कुछ लिखने को आपको है नहीं। इसके बाद जो भी कुछ लिखेंगे वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कंसिडर होगी आपकी। तो ये सेमीकोलन टर्मिनेट करने का काम करता है आपका। तो ये था इसका सिंटैक्स। एक टेबल बना के देखते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा। एक सिंपल सी टेबल बनाते हैं। तो टेबल का नेम ले लिए मैंने ST_info1, ठीक है। नेम अगर बड़ा हो तो अंडरस्कोर से सेपरेट कर दीजिएगा, स्पेस अलाउड नहीं होता, याद रखिएगा, पता होगा वैसे आपको। और एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन ले ली मैंने, रोल नंबर, इंट, फर्स्ट नेम डेटा टाइप लिया वैरकर, वैरकर कुछ भी ले सकते हैं, साइज़ ले लिया 50, लास्ट नेम ले लिया वैरकर अगेन और एड्रेस भी वैरकर ले लिया 255, साइज़ ले लिया, ये मैक्सिमम साइज़ है इसका। एक बात और थी, आप इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ तो ले लीजिए, DOB, ठीक है। और उसका डेटा टाइप क्या लेंगे, डेटा टाइप लेंगे डेट, वो ले लीजिए, फिर टेबल बनाइएगा। तो और उसके बाद आप डेटा इंसर्ट कर दीजिए, एटलीस्ट 10 रिकॉर्ड्स होनी चाहिए प्रॉपर अगर आपको फंक्शंस को समझना है तो। सेमीकोलन के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, सेमीकोलन का मतलब है स्टेटमेंट यहाँ पर टर्मिनेट हो गया। अब जब टर्मिनेट हो गया आपका तो एंटर प्रेस करने पर आपका इसका आउटपुट शो करेगा। आउटपुट क्या शो करेगा कि लिखा रहा है क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड 0.14 सेकेंड, इस तरह से आउटपुट लिखा हुआ आएगा। आप कहेंगे टेबल बन गई, टेबल शो क्यों नहीं हो रही? तो पता ही है आपकी क्यों शो नहीं हो रही, क्योंकि टेबल में कोई डेटा नहीं है, आपने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया है। ये DDL स्टेटमेंट है, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको। तो चूंकि एक स्ट्रक्चर बनाया, डेटा कुछ है नहीं, तो डेटा शो कहाँ से होगा, पहली बात। दूसरी बात, क्वेरी में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए लिखा रहा है क्वेरी ओके। रो इसके अंदर है नहीं, इसलिए लिखा रहा है 0 अफेक्टेड। टाइम इसने जो लिया 0.14 सेकेंड लिया, तो ये टाइम भी बता देता कितना टाइम लिया इसने एग्जीक्यूट होने के लिए इसको। तो ये टेबल इस तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ यहाँ पर एक बात, कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार लाइन चेंज करें, जैसे मैंने यहाँ लिखा गया। ये सिर्फ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझने के लिए मैं क्रिएट टेबल ST_info1 के बाद मैंने लाइन चेंज करके RN इंट लिखा है। देखिए इससे अब एडवांटेज क्या मिल रहा है, एडवांटेज ये मिल रहा है इससे कि मुझे पता है अच्छा रोल नंबर है, इसका डेटा टाइप इंट है, क्योंकि इस उस रो में सिर्फ यही लिखा है रोल नंबर इंट। जब सेकंड रो में हम गए तो पता चला कि एक और कॉलम है जिसका नाम फर्स्ट अंडरस्कोर नेम है, वैरकर 50 है। तो बहुत कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपको, समझने में आसानी रहेगी। जबकि अगर हम एक लाइन के अंदर लिखें तो बहुत हमको जाके देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कॉलम नेम में कहाँ स्टार्ट हुआ कहाँ एंड हुआ, पैरेंथेसिस का साइन, ये सब आपको इसमें एटलीस्ट इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया केस इनसेंसिटिव है, तो कैपिटल स्मॉल में लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ मैंने सब कुछ कैपिटल में लिखा है। ST_info1 टेबल का नेम भी मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्मॉल कैपिटल लेटर्स का भी यूज़ करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ये सब जो आपने अपनी तरफ से नेम दिए हैं, कॉलम्स के नेम दिए हैं, ये स्मॉल कैपिटल लेटर्स किसी में भी हो सकते हैं। तो एक ये था आपका। तो इस तरीके से टेबल क्रिएट हो जाती है, ऐसा करने से सिर्फ आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। और दूसरा मेरा सजेशन ये है आपको कि जब आप टेबल क्रिएट कीजिए तो कंस्टेंट के साथ आप टेबल को क्रिएट कीजिए। ये विदाउट कंस्टेंट एक सिंपल टेबल हमने आपकी बनाई है। इस टेबल में हमने कंस्टेंट को यूज़ नहीं किया। कंस्टेंट का मतलब होता है कंडीशन जो इम्पोज की जाती है पर्टिकुलर किसी कॉलम पर। जैसे मैंने यहाँ रोल नंबर इंट लिखा है और कॉमा से पहले मैं नॉट नल लिख दूँ, तो इसका मतलब हो जाएगा कि इस कॉलम नेम रोल नंबर में हम कोई नल वैल्यू, यानी हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते इसको, हमें रोल नंबर देना ही होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने लिख दिया प्राइमरी की, तो इट मीन्स रोल नंबर आपका प्राइमरी की होगा, वो यूनिक भी होगा और वो आपका नॉट नल भी होगा। एक और कंस्टेंट होता है यूनिक। यूनिक का मतलब होता है कि वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती। अगर आपने किसी को एक को रोल नंबर 1 दे दिया तो रोल नंबर 1 किसी और का नहीं होगा। इसी तरीके से डिफ़ॉल्ट और चेक और आपका एक फॉरेन की का कॉन्सेप्ट भी है, वो आप जानते हैं, 11th में पढ़ा होगा आपने, उसको भी हम बताएंगे अभी। लेकिन उसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है 12th में।
12th की मैं अभी आपको जैसे मैंने बताया टोटली फंक्शन बेस्ड है आपका, तो फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको पढ़ना है, समझना है। तो ये आई थिंक अभी टेबल बन गई होगी, आपको समझ में आ चुका होगा। अब सेकंड बात करते हैं, टेबल क्रिएट हो गई। टेबल क्रिएट होने के बाद अब आपको डेटा इंसर्ट करना है, क्योंकि जब तक डेटा इंसर्ट नहीं होगा टेबल का आपको यूज़ नहीं है। तो इंसर्ट करने के लिए जो कमांड यूज़ होती है वो होती है इंसर्ट इनटू। एक बात याद रखिएगा मेरी कि आपको क्रिएट टेबल और इंसर्ट इनटू कमांड तो हमेशा यूज़ करनी होगी, खासतौर से जब आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो आपसे कहा जाएगा तो भी, नहीं कहा जाएगा तो भी, क्योंकि जब तक आपके पास टेबल नहीं होगी, डेटा नहीं होगा, आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो टेबल तो आपको बना के देनी ही होगी पहले, और फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे। पहले से बनी हुई टेबल सिस्टम के अंदर नहीं होगी। तो ये तो आपको प्रैक्टिकली करना ही करना है, ठीक है। और थ्योरी में कभी पूछा नहीं जाएगा आपसे, क्योंकि थ्योरी में तो सिर्फ सिंपल कमांड दे दी जाएगी। थ्योरी एग्जाम में तो वही आएंगे, आपको क्वेरी लिखने को आएंगी, के लिए आती हैं आपको। तो यहाँ पर अभी मैं आपको ये बता दूँ कि डेटा इंसर्ट कैसे किया जाता है। इंसर्ट के लिए कमांड होती है इंसर्ट इनटू। तो हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू। जैसे आप फर्स्ट देखिए, डिफरेंट वे है इंसर्ट करने के डेटा, इंसर्ट इनटू कमांड के थ्रू। पहला बड़ा आसान सा तरीका, आप लिखिए इंसर्ट इनटू और फिर लिखिए टेबल का नेम। टेबल का नेम हो गया st_info1। ठीक, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको ये, ठीक। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आप कॉलम्स की नेम दे दीजिए, जो भी कॉलम्स हैं जिसके अंदर आप डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो ऑर्डर होगा वो उस ऑर्डर से, टेबल के ऑर्डर से डिफ़र हो सकता है, और आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई बाउंडेशन है कि आपको सभी कॉलम में इन्फॉर्मेशन फीड करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सिर्फ रोल नंबर ही देना चाह रहे हैं या रोल नंबर फर्स्ट नेम देना चाह रहे हैं तो वो भी ठीक है, आप रोल नंबर फर्स्ट नेम लिखिए, लास्ट नेम एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। तो ये फैसिलिटी है अगर हम इंसर्ट इनटू कमांड का ये फॉर्मेट यूज़ करते हैं तो। और उसमें ऐसा भी नहीं कि पहले रोल नंबर ही आएगा, पहले फर्स्ट नेम भी आ सकता है, रोल नंबर भी आ सकता है, ये भी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद कीवर्ड लिखते हैं वैल्यूज़, और फिर जो वैल्यूज़ देंगे वो उसी ऑर्डर में देंगे जो ऑर्डर आपका कॉलम का है, जो भी आपने दिया है वटेवर। आपने पहले रोल नंबर दिया तो पहले रोल नंबर, पहले फर्स्ट नेम दिया तो पहले फर्स्ट नेम। तो इसमें ये सबसे बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है इंसर्ट इनटू कमांड का आपका। तो इसमें क्या होता है कि आप जिस कॉलम में भी डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं सिर्फ उसी कॉलम में डेटा इंसर्ट होगा, और जिस ऑर्डर में इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसी ऑर्डर में होगा। तो इस तरीके से यूज़ करने का फ़ायदा ये रहता है, और जनरली हम इसी को यूज़ करते हैं। तो जब आप इसको यूज़ कर लेंगे तो उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे सेमी कॉलन के बाद, तो मैसेज दिखा रहा है क्वेरी हो गई 1 रो फैक्ट्री। इसका मतलब एक रो आपकी क्रिएट हो चुकी है, ठीक। अब एक बात तो समझिए कि कभी कभी क्या होता है कि हमको ऐसा करना होता है, हमें सभी कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी होती है। तो वहाँ पर एक बात ये आती है कि जब सभी कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी है तो क्या सभी कॉलम को मेंशन करना ज़रूरी है? आंसर है बिल्कुल मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सभी कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी है और उसी ऑर्डर में इंसर्ट करनी है जिस ऑर्डर में कॉलम आपने क्रिएट किए हैं, तो बेहतर है कि आप कॉलम के नेम ना लिखें, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन अंडरस्कोर इन्फो 1, और फिर आपने कॉलम की नेम नहीं लिखी, आपने लिख दिया डायरेक्ट वैल्यूज़, और फिर उसी ऑर्डर में आपने वैल्यूज़ को लिख दिया, क्योंकि 4 कॉलम थे आपके पास, रोल नंबर, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस। तो ये इन्फॉर्मेशन फीड हो जाएगी। इसका मेन एडवांटेज ये है कि कभी भी आपको अगर ऐसा करना होता है कि आपको सभी कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी होती है, और जनरली हम ऐसा ही करते हैं, सभी कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करते हैं, तो आप वहाँ कॉलम में मेंशन ना करें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एरर नहीं आएगी। एक बात ये ध्यान रखिएगा। थर्ड ये है कि क्या हमको अगर 10 रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं तो क्या हम 10 टाइम्स इंसर्ट इनटू कमांड यूज़ करेंगे? आंसर है बिल्कुल नहीं करेंगे। एक बार यूज़ कीजिए खाली। कैसे? और अगर आपको यही करना है कि आपको 10 रोज़ या सपोज़ यहाँ पर 2 रो, सिंप्लिसिटी के लिए हम 2 रो लेते हैं। 2 रो में डेटा फ़ीड करना है आपको, तो और सभी कॉलम में डेटा फ़ीड करना है, तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नेम और फिर लिखेंगे वैल्यूज़। कॉलम नेम इसलिए मेंशन की है क्योंकि हमको सभी कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी है। और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर, साइन के अंदर ये सेट ऑफ वैल्यू दे देंगे हम। तो 2 सेट ऑफ वैल्यू दे दी मैंने। तो ये 2 सेट ऑफ वैल्यू दे दिए, तो अब ये डेटा इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 रो और क्रिएट हो जाएंगी। तो अभी इसमें आपको 2 से ज़्यादा देने हैं, मोर देन 2 देने हैं, तो वो भी ठीक है। कॉमा लगा के सेपरेट करते जाइए, मोर देन 2 आप डेटा
दे देंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने और भी कमांड्स थी। क्रिएट इंसर्ट पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डेटा बना लीजिएगा, एक टेबल बना लीजिएगा, एक नहीं 2 या 3 टेबल बना लीजिएगा डेटा के साथ। एटलीस्ट 10 रिकॉर्ड होनी चाहिए उसके अंदर। और डेट एज ए डेट का यूज़ ज़रूर कीजिएगा, डेट डेटा टाइप का, ठीक है। चाहे वो डेट ऑफ बर्थ आप कॉलम ले लें या कोई और, जैसा भी आपकी चॉइस हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।